चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में उसी का सेकंड चैप्टर देखें जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट के सिद्धांत। प्रिंसिपल मीन्स क्या कहलाते हैं? सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल मतलब क्या? तो कहते हैं कि आज से सालों पहले से वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैनेजमेंट गुरुज हो चुके हैं ना, जैसे कि मैक्स वेबर, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फेयोल, सी के प्रहलाद, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज हो चुके हैं। हाँ, मैनेजमेंट गुरुज के जिन्होंने अपने टाइम में, अपने टाइमिंग में बिजनेस में कुछ ऐसे चेंजेस किए थे, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे कि जिनकी वजह से उनका बिजनेस वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुका था। और उनके डिसीजंस, उनके जो भी फैसले थे ना, वो फैसले फिर दूसरों ने भी अपनाए और दूसरों के भी बिजनेस जो है वो सक्सेस हुए। और इसकी वजह से उनके जो डिसीजंस थे, उनके जो रूल्स थे, उनकी जो मेथड्स थी, वो आगे चलकर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बन गए। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके क्लास में कोई फर्स्ट रैंकर होगा, ठीक है ना, कि जो फर्स्ट नंबर आता होगा जिसका हमेशा, तो आप लोग हमेशा सोचते होगे कि यार वो करता क्या है कि उसका फर्स्ट रैंक आता है। कि जैसे कि वो जो है अगर पूरी रूटीन अपनी बताता हो तो उसे देखकर कोई और भी फॉलो करेगा। बरोबर ना, कि यार वो सुबह उठकर इतनी पढ़ाई करता है, दिन को इतनी पढ़ाई करता है, इतना टाइम रेस्ट करता है। वैसा ही सेम रूटीन अगर कोई और भी फॉलो करता है तो शायद उसका भी जो है वो फर्स्ट रैंक आ जाए। बरोबर ना, तो अगर उसका भी फर्स्ट रैंक आएगा तो कोई तीसरा भी उसे देखकर फॉलो करेगा कि नहीं यार उसके हिसाब से चल रहा है ना तो फर्स्ट रैंक आता है। बरोबर, तो कोई और भी फॉलो करेगा, कोई चौथा भी फिर फॉलो करेगा, फिर पांचवा भी फॉलो करेगा। और इस तरह से चलते चलते कुछ टाइमिंग बाद उसकी वो मेथड एक तरह का रूल बन जाएगी कि नहीं भाई, फर्स्ट रैंक लाना है मतलब कि ऐसी ही मेथड अपनानी पड़ेगी। बरोबर ना, और ऐसे रूल्स को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स। वो एक सिद्धांत बन जाएगा कि नहीं, पहला नंबर लाना है मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में भी होता है कि जो पहले के टाइम के मैनेजमेंट गुरुज थे उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ ऐसे चेंजेस किए, ऐसी सिचुएशन में ऐसे डिसीजन लिए कि भाई आगे चलकर उनके डिसीजन वो प्रिंसिपल्स बन गए, सिद्धांत बन गए कि जब भी बिजनेस में प्रॉब्लम आती हो मतलब ऐसे ही डिसीजंस लेने हैं। बरोबर ना, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मतलब मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं। वो कोई पर्टिकुलर फिक्स रूल्स या तो फिर क्या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फिक्स मेथड नहीं है। वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 99% वो चीज़ें हर एक के लिए क्या कह सकते हैं कि फायदे कारक होती ही होती है। जैसे किसी का फर्स्ट रैंक आता हो तो उसकी मेथड अगर आप अपनाओ तो जरूरी नहीं है कि आपका भी फर्स्ट रैंक आए ही आए, लेकिन हाँ 80 to 90% वो चीज़ आपको जो है वो फायदा जरूर देगी। बरोबर, हर एक की जो है वो मेथड अलग, हर एक का टाइमिंग अलग, हर एक की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में भी वो चीज़ें फ़ायदा ज़रूर देगी। कि अगर कोई स्टूडेंट इस मेथड से अपनी स्टडी करता है ना पूरा साल, तो साल के एंड में उसका फर्स्ट रैंक आता ही है। तो कोई और भी अगर उसी मेथड से करेगा तो चलो फर्स्ट रैंक नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे मार्क्स उसके आ जाएंगे, पूरे फ़ायदे होंगे। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स वो कोई फिक्स रूल्स या मेथड नहीं है, हर एक के हिसाब से अलग अलग वो हो सकता है रिजल्ट, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छा फायदा देता है। ये प्रिंसिपल्स सबके लिए गाइडलाइंस बन जाता है कि यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो प्रिंसिपल्स अपनाओ कि यार उस स्टूडेंट ने ऐसे किया था ना तो हम भी ऐसा करते हैं। बिजनेस में भी वैसे ही कि उस मैनेजमेंट गुरु ने वैसा किया था ना तो हम भी वैसा करते हैं। बरोबर, तो इसलिए अगर डेफिनेशन वाइज समझें तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द डिटेल एंड परफेक्ट गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक डिटेल और परफेक्ट गाइडलाइन है, सिर्फ गाइडलाइन है, वो आपको गाइड करती है, आपको बताती है कि आपको बिजनेस में ऐसे करना है, कि भाई कैसे डिसीजन लेने हैं और कैसे उन डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको अमल में लाना है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे आर द गाइड फॉर द मैनेजर्स, कि भाई ये मैनेजर्स के लिए एक तरह की गाइड आती है। बरोबर, मतलब कि गाइडेंस देते हैं ये प्रिंसिपल्स। आज के टाइम में जो मैनेजर्स हैं वो अगर कोई कंपनी को संभाल रहे हैं तो अगर उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो मैनेजर गाइड लेते हैं कि भाई आज से सालों पहले उस कंपनी में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी, तो उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया था तो हम भी वैसा डिसीजन लेंगे। बरोबर, तो ये एक तरह की गाइडेंस मिलती है उनके, बरोबर ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। They are not the rules, but the sum and substance of assumptions, traditions and experience.
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, कोई फिक्स रूल्स नहीं है जो सबके लिए सेम ही होंगे। जैसे आपको पता है ना, साइंस में फिक्स रूल्स आते हैं, वो सबके लिए चेंज नहीं होते, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स रूल्स नहीं है। वो जो है सम एंड सब्सटेंस ऑफ अजम्पशंस, अजम्पशंस मतलब अंदाजा है कि यार उसने ऐसा किया था तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा एक अंदाजा। ट्रेडिशंस है कि भाई ट्रेडिशंस एक समझो, एक मेथड है, एक रीत है कि हाँ भाई उन लोगों को ऐसा फायदा हुआ, ऐसा करने से तो हमें भी हो सकता है। या तो एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग गुरुज के, अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज के एक्सपीरियंस है इनमें, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं वो शॉर्ट में समझ में आया ना। कभी आपको 2 मार्क्स में भी पूछे ना क्वेश्चन कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स क्या, मीनिंग या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, तो ये पॉइंट सिर्फ उसमें लिख देना, थोड़ा सा एलेबरेट करके ये पॉइंट्स लिख देना उसमें से। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो आता है नेचर, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। कि अब इसके बारे में और जाने तो ये आता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, मतलब हर जगह पर अपनाया जाता है, हर बिजनेस के लिए ये प्रिंसिपल यूजफुल होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, चलो 100% यूजफुल भले ही ना होते हो, लेकिन 80 to 90% ये प्रिंसिपल्स हर एक बिजनेस को फायदा देते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस में ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत अगर अपनाते हो, तो वो आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। कि आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस में सेल नहीं हो रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो अगर उसके लिए ऐसे प्रिंसिपल्स अपनाओ ना, बिजनेस को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो फायदा जरूर देगा। और इसीलिए ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कहलाते हैं, हर जगह पर ये एक्सेप्ट होते हैं। देन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है। मैंने आपको बताया ये कोई फिक्स रूल्स नहीं है, ये कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि सबको ऐसे अपनाने ही पड़ेंगे। हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की कंडीशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, बराबर ना। कि अगर चलो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कोई एक प्रिंसिपल बताता है कि यार बिजनेस की सेल बढ़ाओ, भाई सेल जो है वो करोड़ों की कर दो। अब कोई छोटा बिजनेस हो तो क्या वो करोड़ों की सेल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो वो अपने बिजनेस के हिसाब से करोड़ों की नहीं तो हजारों की या लाखों की सेल करेगा। सही बात है ना। वो अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है ना ये प्रिंसिपल, इसलिए ये प्रिंसिपल्स क्या कहलाते हैं? फ्लेक्सिबल कहलाते हैं। ये रिगिड नहीं है कि भाई फिक्स सबको यही प्रिंसिपल अपनाने हैं, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। देन जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ एक तरह की गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए। ये मैनेजर्स के लिए एक तरह की गाइडलाइंस है, वो बताते हैं कि भाई किस तरह से बिजनेस का परफेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से पता चलता है। देन बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? ह्यूमंस के थ्रू। मशीनों का मैनेजमेंट नहीं किया जाता। बिजनेस में मैनेजमेंट इंसानों का ही होता है और इंसानों से ही होता है। और इसलिए जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो भी बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर है, कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कि भाई सालों पहले अगर किसी ने कोई डिसीजन लिया था, तो उसका नेचर कैसा था, उस इंसान का नेचर भी कैसा था, तो उनके हिसाब से भी आज के टाइम में फिर से डिसीजन लिए जाते हैं। सालों पहले किसी ने डिसीजन लिया था, तो उनमें जो है वो मेहनत करने की ताकत थी, उनमें जोश था कि चलो कोई बात नहीं हम रिस्क ले लेंगे। लेकिन आज के टाइम में जो है वो लोगों में मेहनत करना इतना जो है वो उनको क्या कह सकते हैं कि समझ नहीं आता कि कौन इतनी मेहनत करे। सही बात है ना। आज के टाइम के लोग थोड़े से आलसू हैं, वो रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे टाइम में अगर ऐसे प्रिंसिपल्स अपनाओ तो वो ज़्यादा फायदे नहीं देंगे। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर चेक करके कि भाई इंसान का बिहेवियर कैसा है, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। और इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। एंड कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी मीन्स कहलाता है सडननेस। सडननेस मतलब कोई चीज़ अचानक हो जाना। बिजनेस में आप लोगों को पता है कि हर चीज़ अनसर्टेन होती है, कब क्या चेंज हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहता। कब जो है वो कस्टमर का फैशन बदल जाए, कब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, कब नेचुरल कैलिमिटी आ जाए, कुछ भरोसा नहीं रहता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी बिजनेस मेंटेन रहे, बिजनेस टिका रहे, तो इसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्हें हेल्प देते हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांत के हिसाब से अपने बिजनेस को चलाते हैं ना, तो बिजनेस में कोई भी कंटिंजेंसी आ जाए, मतलब कोई भी तरह का अचानक सिचुएशन आ जाए, तो भी उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स के थ्रू, बराबर। तो ये जैसे हमने नेचर देखा ना, वैसे एक पॉइंट आता है, वो आता है इम्पोर्टेंस। ये आपका नेचर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं।
बराबर ना, ये पॉइंट्स याद करो, फिर इनके अंदर के पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। और जैसे मैंने कल भी बताया था, जरूरी नहीं है कि एज इट इज़ यही वर्ड्स लिखो आप, अगर आप अपने हिसाब से थोड़े से वर्ड्स चेंज करते हो तो वो ठीक है, लेकिन हाँ मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसके अंदर का ही रहना चाहिए। फिर नेचर के बाद दूसरा एक पॉइंट आता है, वो आता है इंपॉर्टेंस, कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे सिद्धांत अपनाने से फायदा क्या क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे सबसे पहला आता है इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर की एफिशिएंसी मतलब कि काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, बरोबर ना। मैनेजर सही डिसीजन ले पाता है इन प्रिंसिपल्स के थ्रू, और इसकी वजह से उसकी काम करने की मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो मैनेजर्स को सबसे ज़्यादा ये फायदा देते हैं, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। देन मैक्सिमम यूजेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मैक्सिमम यूज हो पाता है, मतलब कोई भी तरह का वेस्टेज नहीं होता रिसोर्सेज का। कोई भी रिसोर्सेज हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी, उनका वेस्टेज नहीं होता, मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और परफेक्ट उसका मैनेजमेंट हो पाता है, ठीक है ना, परफेक्ट मैनेजमेंट होता है उसका। देन हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। कोई भी तरह का साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन लेना हो तो भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। हमने पहले के चैप्टर में समझा था कि मैनेजमेंट एक तरह का साइंस है, कि जैसे साइंस में फिक्स रूल्स होते हैं, साइंस में जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब अगर एक चीज़ करो तो उसका दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये चेक किया जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में ना, मैनेजमेंट में भी कि अगर हम ऐसा डिसीजन लें तो इससे फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम ये चीज़ करते हैं तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। और ऐसे साइंटिफिक या लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत हेल्प देते हैं, बराबर ना। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन लिए जाते हैं। देन टू कॉप अप विद चेंजेस, कि चेंजेस के साथ कॉप अप मतलब कि भाई टैकल कर पाते हैं, चेंजेस को हम लोग अपने बिजनेस में सेट कर पाते हैं। हमने पहले ही देखा ना कंटिजेंसी में, कि बिजनेस में हर चीज़ असर्टेन होती है, कोई फिक्स नहीं होती, कि जैसे कि कब कस्टमर का जो है वो टेस्ट या फैशन बदल जाए, कब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, या और कुछ भी चेंजेस आ जाता हो। तो ऐसे चेंजेस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो वो काम बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। देन टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस सोसाइटी के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, बिजनेस कभी भी अकेला नहीं होता, बरोबर ना। उसे जो है वो बिजनेस को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, सोसाइटी के लिए उसे पहले काम करना है। तो ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस के साथ कैसे पूरी करनी है, कि बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए और हम सोसाइटी को भी कुछ अच्छा बेनिफिट दे पाए, तो उसके लिए भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें हेल्प करते हैं। एंड देन यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बिजनेस में कोई भी तरह का नया रिसर्च करना हो, नए वर्कर्स आए हो तो उसे ट्रेनिंग देनी हो, या तो कोई भी तरह का डेवलपमेंट करना हो, तो उसके लिए भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत हेल्प देते हैं, बरोबर ना। तो ये इंपॉर्टेंट्स हुए ना, ये जनरली आपको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट्स उनके ध्यान में रखना। तो अब इसके बाद का पॉइंट हम लोग देखें। फिर उसके बाद जैसे एक पॉइंट आता है, वो आता है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, कि पहले से लेकर अभी तक मैनेजमेंट गुरुज ने जो जो तरह के थॉट्स बनाए हैं ना, उन थॉट्स को आज के टाइम में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आ जाता है थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, फिर आता है थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी, एंड फिर आता है थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इन तीनों थॉट्स को अगर हम लोग समझें, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से मैनेजमेंट की अलग अलग थॉट्स कैसी थी वो अगर समझे, तो सबसे पहले आता है थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स माइंड में रखना, ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स माइंड में रखना, तो उसके हिसाब से 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको पूछा जाता है ना, तो इनको आप इलेबरेट करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले समझें थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, मतलब सबसे पुराना जो मैनेजमेंट की थियरी थी वो, कि जिसे कहा जाता है कि टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड तक जो भी मैनेजमेंट की थॉट्स चलती थी ना, उन सबको क्लासिकल थियरी की थॉट्स कही जाती थी। 19th सेंचुरी के एंड तक जो भी थॉट्स चलती थी, कि जिनमें सबसे मेन थॉट्स उसमें डिस्क्राइब जिन्होंने की थी वो थी फेडरिक टेलर, कि जिन्होंने क्लासिकल थियरी में सबसे मेन थॉट्स से डिस्क्राइब की थी। और फेडरिक टेलर की जो थॉट्स थी ना, वो कहलाती थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थॉट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थॉट्स,
कि यही फेडरिक टेलर थे कि जिन्होंने सबसे पहली बार जो है वो मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक मेथड्स अपनाई थी। फिक्स जो है वो रूल्स रेगुलेशंस जैसे बताए थे, और इनके बारे में आगे चैप्टर में इसके बाद का ही पॉइंट है जो हम लोग समझेंगे कि फेडरिक टेलर ने कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाया था, बराबर ना। तो ये याद रखो कि क्लासिकल थियरी में फेडरिक टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरीज बनाई थी, दूसरे थे हेनरी फेयोल के जिन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे, मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स। उन्होंने मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल दिया था कि बिजनेस में जो भी वर्क करना हो ना, उसे अलग अलग लेवल से डिवाइड कर दो, जो भी टास्क करना हो उसे अलग अलग लेवल से डिवाइड कर दो। हम लोग आज के टाइम में जैसे पढ़ते हैं ना कि भाई बिजनेस में 3 लेवल्स होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी ये देखा था। और ये थॉट्स देने वाले या ये 3 लेवल बनाने वाले वो ये पर्सन थे, हेनरी फेयोल, कि जिनके प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल्स कहलाते थे। इनके अलावा मैक्स वेबर, गिलब्रेथ, हेनरी गैनेट, बरोबर, ये सब पर्सन थे कि जिन्होंने क्लासिकल थियरी दी थी, मैनेजमेंट की क्लासिकल थियरी। लेकिन ये जो थियरी थी ना, उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्लासिकल थियरी की लिमिटेशंस थी कि उस वक्त जो भी ये मैनेजमेंट होता था ना, उसमें प्रॉफिट के ऊपर, पैसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लोगों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। इनकी लिमिटेशन आती है इम्पोर्टेंस टू फाइनेंशियल मोटिवेशन, से पैसों पे ज़्यादा जोर देते थे। वो कहते हैं ना कि दूसरों से काम निकलवा कर सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना, ये इस वक्त थी, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। या दूसरा, लेस इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन अप्रोच एंड इनफॉर्मल रिलेशन, जो इनफॉर्मल रिलेशन होता है उसमें इस थियरी में ध्यान नहीं दिया जाता था। ये इनकी लिमिटेशंस, बराबर। तो क्लासिकल थियरी के ये पॉइंट से ध्यान रखो। उसके बाद दूसरी इसके बाद आती है, वो आती है नियो क्लासिकल थियरी। ये 19th सेंचुरी के एंड तक ये थियरी चली। उसके बाद 20th सेंचुरी के स्टार्ट में एक नई थियरी शुरू हुई कि क्लासिकल थियरी की जो भी लिमिटेशंस थी ना, वो लिमिटेशंस दूर करने के लिए ये नियो क्लासिकल थियरी बनी। और ये क्यों बनी पता है? क्योंकि 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये वर्ड ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से अब मैनेजमेंट में चेंजेस करने की नीड क्रिएट हुई थी कि अब भाई मैनेजमेंट में चेंज तो होना चाहिए, अब ये पुरानी थियरी नहीं चलेगी। हर किसी ने यही कहा, बरोबर। थियरी नहीं चलेगी मतलब इनकी जो भी थियरी थी, फेडरिक टेलर, हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर, इनकी थियरी पूरी गलत नहीं थी, लेकिन इनकी थियरी में थोड़ा सा चेंजेस करना ज़रूरी था, बरोबर ना। वो नीड क्रिएट हुई थी। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी के एंड में, तब उसके बाद मैनेजमेंट की नई थियरी बनी जिसे नाम दिया गया नियो क्लासिकल थियरी, बरोबर, जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में शुरू हुई। ये शुरू करने वाले सबसे पहले पर्सन थे वो थे एल्टन मायो, जो नियो क्लासिकल थियरी के प्रमोटर कहलाते हैं। प्रमोटर कहलाते हैं एल्टन मायो, इन्होंने ये थियरी शुरू की थी। इसके बाद इस थियरी में मेन जोर दिया गया था थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। इनमें ह्यूमन बिहेवियर पे ध्यान दिया गया था। जैसे इसकी लिमिटेशन थी कि इसमें ह्यूमन अप्रोच पे ध्यान नहीं देते थे, वह इंसानों पे ध्यान नहीं देते थे। हमें प्रॉफिट कमाना है कि भले वर्कर्स में से जो है वो पूरा पसीना निकाल दो, पर हमें प्रॉफिट कमाना है, बरोबर। ये थियरी यहाँ पे चलती थी क्लासिकल थियरी में। जबकि यहाँ पे चेंज किया गया, अब यहाँ पे वर्कर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया भले प्रॉफिट ना हो, ठीक है ना। कि वो जैसे प्रोफेसर ओरविक ने कहा था ना कि यू माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस, कि आप अपने लोगों को संभालो और लोग आपके बिजनेस को खुद ब खुद संभाल लेंगे। ये थियरी वो यहाँ पे शुरू हुई थी नियो क्लासिकल थियरी में। तो थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड थियरी यहाँ पे शुरू हुई कि जिनमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, ह्यूमन रिलेशन, इंस्पिरेशन, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इनमें कौन कौन थे जो मैनेजमेंट गुरुज कहलाते हैं जिन्होंने ये नियो क्लासिकल थियरी दी थी? तो सबसे पहले तो एल्टन मायो थे। इनके अलावा हर्सबर्ग, रेंसिस लिकर्ट, क्रिस एरगिरिस, मैर मैग्रेगर एंड मैस्लो, ये सब थे, ये सब मैनेजमेंट गुरु जिन्होंने नियो क्लासिकल थियरी दी। लेकिन इस थियरी की भी एक लिमिटेशन थी कि इस थियरी में लेस इंपॉर्टेंस टू प्रॉफिट, कि यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन को ही ज़्यादा जोर दिया गया, प्रॉफिट को नहीं। तो इसकी वजह से कितने सारे मैनेजमेंट गुरुज थे जो इसके खिलाफ थे।
कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हम लोग छोड़कर और वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बिना प्रॉफिट के बिजनेस चलेगा कैसे? बराबर ना, प्रॉफिट कम करके और वर्कर्स को ध्यान दे तो कैसे चलेगा? ये इसकी लिमिटेशन थी। और इसी वजह से इसके बाद इस लिमिटेशन को भी दूर करने के लिए नई थियरी आई जिसे कहते हैं थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन दोनों को मिक्स करता हुआ वो आज के टाइम में ये मॉडर्न मैनेजमेंट अपनाया जाता है। कि यहाँ पर लिमिटेशन थी कि यहाँ पे पैसों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लोगों पे नहीं। तो यहाँ हो गया था कि लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, पैसों पे नहीं। और यहाँ पे दोनों चीज़ें अपनाई गई। प्रॉफिट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया और साथ में ह्यूमन रिलेशन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया। वो मॉडर्न मैनेजमेंट शुरू हुआ था आफ्टर 1960। 1960 के बाद मतलब कि मिड 20 सेंचुरी के बाद ये थियरी शुरू हुई थी कि जिनमें अब प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स तैयार हुए। मतलब पहले के टाइम में अभी तक ये क्लासिकल और नियो क्लासिकल थियरी में जो बिजनेस के ऑनर होते हैं ना, वही पूरा मैनेजमेंट संभालते थे। अब उस ऑनर को इतना स्किल नहीं, इतना टैलेंट नहीं, इतनी नॉलेज नहीं कि प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसी वजह से मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए अब पर्टिकुलर मैनेजर रखे जाते हैं। अब आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह में मैनेजर्स रखे जाते हैं जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। ऑनर जो है वो एक नौकरी पे रखते हैं मैनेजर को कि तुम बिजनेस को संभालो, तुम डिसीजन लो। सही बात ना? तो इसलिए अब मैनेजर रखना शुरू हुआ। और इसमें सिर्फ मैनेजमेंट में सिर्फ प्रॉफिट कमाना या सिर्फ वर्कर्स को ध्यान देना ऐसा ही नहीं, अब मैनेजमेंट में दूसरे सब्जेक्ट भी इंक्लूड होने लगे कि जैसे कि थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, स्टेटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें भी मैनेजमेंट में इंक्लूड हुई। मतलब मैनेजमेंट का करना मतलब खाली प्रॉफिट कमाना या वर्कर्स पे ध्यान देना ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें भी बिजनेस में इंक्लूड होती गई। इसी वजह से मैनेजमेंट का जो थॉट्स थे ना वो एकदम ब्रॉड होते गए। बराबर, इसलिए तो स्पेशल मैनेजर्स रखे जाते हैं ना अब। और ये मॉडर्न मैनेजमेंट देने वाले, ये थॉट्स देने वाले पर्सन कौन कौन थे? तो कुंजो डोनल, जॉर्ज आर टेरी, पीटर एफ ड्रकर, विलियम आउची, सी के प्रहलाद, ये सब पर्सन थे कि जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट की थॉट्स दी थी। बराबर ना? तो अब ये जो हमने थॉट्स पढ़ी ना, अब इनमें जो फेमस मैनेजमेंट गुरुज थे उनकी फेमस थॉट्स कौन कौन सी थी वो अब हम लोग शॉर्ट में समझे। फिर उसके बाद जैसे एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है फेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे पहले हमने वो क्लासिकल थियरी समझी थी ना, सबसे पहली थियरी, जिसमें हमने बताया था कि फेडरिक टेलर ने उन उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे अब वो समझे। कि जैसे कि उनके लिए ये पॉइंट्स माइंड में रखना कि जैसे सबसे पहले कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ थंब रूल। जब फेडरिक टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स दिए ना, उससे पहले बिजनेस में हमेशा थंब रूल चलता था। तो थंब रूल किसे कहते हैं? तो पहले के टाइम में ऐसे माना जाता था कि भाई बिजनेस में दो ही लोग हैं, एक ऑनर एक वर्कर्स। एक मालिक जो बिजनेस को संभालते हैं और वर्कर्स जो काम करते हैं। कि जिसमें पूरी जो है वो कंट्रोल, पूरा कंट्रोल वो ऑनर्स के हाथ में रहता था पहले। कि ऑनर्स जो बोले वो वर्कर्स को चुपचाप काम करना होता था। ऑनर्स सिर्फ ऑर्डर देते थे कि ये काम पूरा करो और वर्कर्स को वो काम पूरा करना होता था। वर्कर्स को कोई भी तरह की फ्रीडम नहीं थी कि वो अपनी बात कह सके, अपना कोई जो है वो डिमांड सब ऑनर्स के सामने रख सके, ऐसा कुछ भी नहीं। और इवन ऑनर ऐसा काम करते थे कि वर्कर्स से काम पूरा करवाना, लेकिन उनको सैलरी उनके वर्क के हिसाब से न देना। कहते हैं ना कि भाई काम निकलवाना ज़्यादा लेकिन उसके कंपैरिजन में सैलरी न देना। बरोबर, इसे थंब रूल कहते थे कि अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखना। पहले के टाइम में ऑनर्स ऐसा करते थे। और जिस थियरी को कैंसिल करके या बंद करके फेडरिक टेलर ने अपनी नई थियरी दी, अपने नए प्रिंसिपल दिए जो कहलाए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना? सो इन प्लेस ऑफ थंब रूल की जगह पर ये नए प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल के लिए ये कहा, उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए उनके लिए उन्होंने ये कहा कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। उन्होंने अपने मैनेजमेंट के लिए ये कहा कि सबसे पहले ये जानो कि आप अपने लोगों से क्या करवाना चाहते हो। कि आप अपने लोगों से क्या काम करवाना चाहते हो। कि जैसे मेरी शर्ट बनाने की अगर कंपनी है तो हाँ, मुझे अपने लोगों से शर्ट बनवानी है, मुझे अपने वर्कर्स को ये काम करवाना है। तो पहले ये जानो कि आप अपने लोगों से क्या करवाना चाहते हो।
एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और फिर ये ध्यान दो कि भाई वो वर्कर्स उसे बेस्ट और चीपेस्ट मतलब बहुत अच्छी तरह से और सस्ते में वो काम करके दें। तो पहले थंब रूल में ऐसे चलता था कि ऑनर थे ना, वो ऑनर अपने वर्कर्स को सीधा कह देते थे कि देखो भाई मुझे महीने के एंड में इतना काम पूरा चाहिए, जैसे करना हो तुम करो। कोई गाइडलाइंस ऑनर नहीं देते थे, कुछ भी नहीं, लेकिन क्या कहते थे कि भाई सीधा जो है वो ऑर्डर देते थे, महीने के एंड में मुझे ये काम पूरा चाहिए, आपको जैसे करना हो वैसे करो। ठीक है, अब वर्कर्स को भी कितनी बार नॉलेज नहीं होती थी कि क्या काम करें कैसे करें। बॉस ने ऑर्डर तो दे दिया और फिर धमकी होती थी ऑनर्स की कि अगर महीने के एंड में ये काम पूरा नहीं हुआ तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी आपको। तो इसकी वजह से वर्कर्स जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते थे, उन्हें मोटिवेशन, उन्हें जो है वो एक तरह का इंस्पिरेशन मिलता ही नहीं था। और इसी वजह से ये साइंटिफिक मैनेजमेंट शुरू हुआ कि आप पहले जानो आपको वर्कर्स को क्या करवाना है और फिर उन्हें गाइडलाइंस दो कि जिससे वो सबसे अच्छी तरह से और चीपेस्ट वे में वो कर सके। और इसके लिए उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए जो फेडरिक टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? तो प्रिंसिपल्स में ये प्रिंसिपल्स लिखेंगे कि जिन प्रिंसिपल्स में सबसे पहला आता है साइंटिफिक मेथड। कि अब फेडरिक टेलर ये कहते थे कि जो भी मैनेजमेंट करना है ना वो साइंटिफिक मेथड से करो। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या? कि भाई हर एक चीज़ को सोच समझ के फिर डिसीजन लो। साइंटिफिक मेथड में ये कहा जाता है कि जैसे हम लोग साइंस में कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कि अगर आप कुछ काम करोगे तो उसका दूसरी जगह कुछ इफेक्ट होगा, बराबर, क्या डिसीजन ले तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये सोच समझ के फिर ही मैनेजमेंट किया जाए, फिर डिसीजन लिया जाए। तो ऐसी साइंटिफिक मेथड अपनाई गई। देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पहले के टाइम में नहीं होता था, इनसे पहले नहीं होता था। जैसे मैंने बताया ऑनर वर्कर को खाली बोल देते थे कि महीने के एंड तक ये कर देना, बरोबर ना। ऑनर प्लानिंग करता था कि सच में महीने के एंड तक ये काम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ना ही वर्कर्स जो है वो इसके बारे में ज़्यादा सोच पाते थे। उनको सिर्फ वर्क मिल जाता था तो वो दिन रात काम पे लग जाते थे, बरोबर। तो इसकी वजह से पहले प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता था, या तो वर्कर्स खुद अपने हिसाब से सोचते थे। वर्कर्स को लगता था हाँ भाई बॉस ने ऑर्डर दिया है तो चलो हमें खुद ही प्लानिंग करनी है, खुद जैसे समझ में आया वैसे करेंगे। अब अगर वर्कर्स खुद प्लानिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, हो पाएगी वो सही? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से फेडरिक टेलर ने ये कहा कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन वो ऑनर के थ्रू होना चाहिए। ऑनर को प्लानिंग करनी चाहिए कि महीने के एंड तक क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और फिर उसको उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये थियरी उन्होंने दी। इसके अलावा जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस करना, खाली वर्कर को काम सौंप देना ये मैनेजमेंट नहीं कहता। वर्कर को काम सौंपने के बाद क्या वो बरोबर काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें गाइडलाइंस देना। सीधा नौकरी से निकाल मत देना, लेकिन गाइडलाइंस देना कि ये काम इस तरह से करो। ठीक है, इसे कहते हैं जॉब एनालिसिस, जिससे मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फर्क आता है। देन स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कहलाता है कि हर चीज़ में कोई पर्टिकुलर लिमिट रेडी करना, लिमिट तैयार करना, उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। कि जैसे ये काम इतने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए तो ये टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, बराबर। कि अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में इतनी अच्छी क्वालिटी तो होनी चाहिए, ये क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। तो बिजनेस में हर चीज़ का पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन बनाना चाहिए, मतलब सिंपल वे में समझो तो रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वर्कर काम करे, तो जिससे वर्कर को भी इजी रहता है और ऑनर को भी इजी रहता है। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हम लोग जॉब पे रखते हैं ना, बिजनेस में जो भी काम पे रखे जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन और उनकी ट्रेनिंग भी साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। इनसे पहले फेडरिक टेलर से पहले क्या होता था कि बिजनेस में अगर कोई वर्कर रखना है ना तो बिना सोचे समझे हाँ भाई तुम्हें काम आता है ना चलो काम पे लग जाओ। कोई इंसान इतना डिग्री वाला हो, जो पढ़ा लिखा हो, फिर भी उसे जो है वो वर्कर की लो पोस्ट दे दी जाती थी, बरोबर। तो कोई फिक्स मेथड नहीं थी सिलेक्शन की, लेकिन उन्होंने कहा कि सिलेक्शन की भी फिक्स मेथड होनी चाहिए कि जो इंसान को जो काम आता हो उसके उसको उसके हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए। कि उसमें नॉलेज कितनी है, उसमें स्किल कितना है, टैलेंट कितना है, गट्स कितने हैं, बराबर ना, हिम्मत कितनी है भाई, उसमें पावर कितना है कि वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सब चेक करने के बाद ही उनका सिलेक्शन होना चाहिए और उसके हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि भाई वो अपने काम को और अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मोटिवेशन।
ये मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, जो फेडरिक टेलर ने कहा था। फाइनेंशियल मोटिवेशन मीन्स कि अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें उसकी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ देना चाहिए, जैसे बोनस होता है, रिवॉर्ड होता है, गिफ्ट होते हैं, प्राइस होता है, ये सब चीज़ें भी उन्हें होनी चाहिए। ठीक है। फाइनेंशियल मोटिवेशन में यही कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो सैलरी तो उन्हें टाइम टू टाइम मिलनी ही चाहिए, लेकिन सैलरी के अलावा अगर कोई अच्छा काम करे तो भी उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, कि जिससे उन्हें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि चलो मुझे जो है वो इतना अच्छा वो ऑनर ने वो बोनस दिया है, तो अगली बार जो है मैं और अच्छी तरह से काम करूँगा। देन इकोनॉमिकल मैनेजमेंट में ये पॉइंट खास आता है कि आप भले कितना भी जो है वो अच्छा मैनेजमेंट करो, लेकिन वो मैनेजमेंट इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इतना एक्सपेंसिव मैनेजमेंट हो जाए कि हमारा प्रॉफिट ही ना बचे। मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा प्रॉफिट में आ जाए, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, मीन्स इकोनॉमिकल होना चाहिए। एंड देन मेंटल रिवॉल्यूशन, फेडरिक टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए ना, वो सभी प्रिंसिपल मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कि अगर आप लोग जो है वो अपने वर्कर्स, ऑनर या वर्कर्स किसी का भी कहो, जो भी मैनेजमेंट करता हो, वो जो है अगर मेंटल रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करता हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है आज के टाइम में हम लोग कहते हैं ना कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना, कि जैसे ऑनर वर्कर को खाली सैलरी देकर जो है वो छुट्टी ना कर देते हो, लेकिन उसके बाद उन्हें मोटिवेशन भी देते हो, उन्हें इंस्पिरेशन भी देते हो, उन्हें गाइडलाइंस भी देते हो। तो ये एक तरह का मेंटल रिवॉल्यूशन हुआ, कि जिससे वो मैनेजमेंट और अच्छी तरह से होगा और बिजनेस में और अच्छे प्रॉफिट होंगे। सही बात है ना। और इनके लिए फेडरिक टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी थी। ये फेडरिक टेलर की टेक्निक्स है, टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक जो फेडरिक टेलर ने अपनाई थी, जो आज तक हर एक बिजनेस में अपनाई जाती है। जो 3 टेक्निक है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। सबसे पहले टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी उसे कहते हैं हम लोग, कि फेडरिक टेलर ने ये टेक्निक दी थी कि भाई हर एक वर्कर के लिए पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना स्टैंडर्डाइजेशन में, उनके हिसाब से, कि टाइम लिमिट होनी चाहिए, कि हर वर्क कितने टाइम में पूरा होना चाहिए, ये एक लिमिट होनी चाहिए, और उस लिमिट के हिसाब से सब वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं, वो ध्यान देना चाहिए। कि अगर हम लोग ये टाइम स्टडी को फॉलो करते हैं तो हमारा सभी काम टाइम टू टाइम पूरा होगा और बिजनेस में मैनेजमेंट परफेक्ट वे में हो पाएगा। बरोबर ना, कि अगर हमने वर्कर को काम दिया है ये काम इतने टाइम में पूरा करना, और वर्कर वो काम इतने टाइम में पूरा करते हैं तो बहुत बेटर, और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें फिर गाइडेंस दी जाती है कि इस काम को इतने टाइम में पूरा कैसे किया जाए। बरोबर। तो ये एक टाइम स्टडी की टेक्निक उन्हें समझाई जाती है। उसके बाद आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स क्या, कि कितनी बार हम लोग अपने वर्कर्स को जब काम सौंपते हैं ना, तो अगर वर्कर्स को वो काम करना नहीं आता होगा, मतलब अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो वर्कर्स क्या करेंगे कि उस काम को वेस्टेज बनाएंगे, है ना, मतलब वेस्ट बनाएंगे, खराब कर देंगे उस काम को। जैसे मैंने वर्कर को सीधा कह दिया हो कि चलो भाई इतनी शर्ट्स जो है वो तुम मशीन में बना देना, लेकिन उन्हें मशीन चलाना ही ना आता हो, तो उन्हें उसके बारे में कुछ नॉलेज ही ना हो, तो फिर क्या, वो करेगा तो सही काम, लेकिन क्या होगा, उस चीज़ में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। वो कपड़ा वेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, मनी वेस्ट करेगा। सही बात है ना। तो मोशन स्टडी में ये समझाया जाता है कि जब हम वर्कर्स को कोई काम देते हैं ना, तो क्या वो काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से जो है वो हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये चेक करना। और अगर वर्कर्स को वो काम प्रॉपर वे में नहीं आता है तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें समझाना कि ये काम इस तरह से करो कि जिससे टाइम भी बच सके, रिसोर्सेज भी बच सके और पैसे भी बच सके। ठीक है, तो इसे मोशन स्टडी कहते हैं। और दूसरी टेक्निक आती है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। इसका मतलब ये कहलाता है कि वर्कर्स को उनके वर्क के हिसाब से अलग अलग वेजेस होने चाहिए, सबके लिए एक जैसी पगार नहीं होनी चाहिए। पहले के टाइम में होता था, ये समझो फेडरिक टेलर से पहले के टाइम में यही होता था, कोई भी हो, कोई छोटी पोस्ट पे हो या बड़ी पोस्ट पे हो, सबको एक जैसी पगार दे दी जाती थी। लेकिन वो चीज़ गलत है, कि सबको उसके वर्क, उसके टैलेंट, उसके नॉलेज, उसके स्किल, उसके गट्स, उसके हिसाब से जो है वो वेज मिलने चाहिए, वेजेस मिलने चाहिए, मतलब सैलरी मिलनी चाहिए। कि अगर जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जो ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसे ज़्यादा पगार मिलनी चाहिए।
जो कम काम कर रहा है तो उसे कम पगार मिलनी चाहिए, जिससे जो कम काम करते होंगे ना उन्हें एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं ज़्यादा काम करूंगा तो मुझे भी ज़्यादा पगार मिलेगी। सही बात है ना। तो इसीलिए डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी ये टेक्निक भी फेडरिक टेलर ने दी थी। ठीक है। तो जैसे हमने फेडरिक टेलर के ये साइंटिफिक मैनेजमेंट समझे, अब उसके बाद वैसे ही हेनरी फेयोल के हम लोग मैनेजमेंट समझे, बरोबर। फिर उसके बाद जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयोल, अब हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर हम लोग देखें, हेनरी फेयोल इन्होंने भी क्लासिकल थियरी के टाइमिंग में ही अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, ये अपने मैनेजमेंट के समझो कुछ रूल्स कुछ सिद्धांत बताए थे, लेकिन इनके ये प्रिंसिपल्स आज तक बहुत अच्छी तरह से यूज़ होते हैं हर एक बिजनेस के लिए। अब हेनरी फेयोल ने सबसे पहले ये बताया था कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें जनरली ये 6 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इनके हिसाब से क्लासिफाइड होती है। जैसे कि टेक्निकल एक्टिविटीज़, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़, जैसे परचेस और सेल की एक्टिविटीज़, ठीक है ना, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़। फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, किसको कितनी सैलरी देनी है, कौन सी कैपिटल कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किससे लोन बोरो करना है, तो ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। देन सेफ्टी एक्टिविटीज़, सेफ्टी एक्टिविटीज़ मतलब कहलाती है कि जहाँ पर वर्कर्स की प्रॉपर सेफ्टी देना, कि उन्हें सैलरी टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, कि उन्हें बिजनेस में जहाँ वो मशीनों के साथ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरी सेफ्टी उनकी रहे, तो ये सब सेफ्टी एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ मींस बिजनेस का पूरी अकाउंटिंग वर्क करना। एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के बिजनेस का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। तो हेनरी फेयोल के हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ बिल्कुल एक अलग से होनी चाहिए, वो ये कहते थे। और इसी वजह से उन्होंने मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स दिए थे, ये 14 प्रिंसिपल्स, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, ये उनके मैनेजमेंट के स्पेशल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। अगर एग्जाम वाइज इसे देखा जाए ना तो आपके एग्जाम में भी ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क या 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में पूछते हैं तो ये सभी 14 प्रिंसिपल्स हमें लिखने होते हैं। 3 मार्क्स में पूछे तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है एनी 4 या 5 6 जो भी हो। तो अब हम लोग हेनरी फेयोल के अगर ये प्रिंसिपल्स समझें कि उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या कहा था, तो उनके प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल ने ये समझाया था कि भाई वर्क जो है वो सिर्फ एक के ही पास पूरा ना रखकर सबको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वर्क डिवीजन कर देना चाहिए। मतलब अगर सभी काम ऑनर अकेला संभालता हो, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, वर्कर्स को ऑर्डर भी मैं दूंगा, बाहर परचेज भी मैं, सेल भी मैं करूँगा, तो वो अकेला इंसान सब काम नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है पर्टिकुलर वर्कर को वो काम सौंप दिया जाए कि परचेज तुम करो, सेल तुम करो, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट का काम तुम करो। तो इस तरह से अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो वो वर्क इजीली और टाइम टू टाइम पूरा होगा और वर्क का बर्डन नहीं रहेगा। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क की थियरी वो हेनरी फेयोल ने दी थी। देन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक वर्कर को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी टैलेंट, उनके नॉलेज, उनकी स्किल, ठीक है, उनकी पोजीशन के हिसाब से उन्हें कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। मतलब उन्हें जवाबदारी देनी चाहिए, उन्हें पावर देना चाहिए, बरोबर। कि जैसे अगर हम किसी को काम सौंपते हैं तो खाली ये काम कर देना ऐसा नहीं, उन्हें अगर ये जवाबदारी दी जाए कि देखो अब से ये काम जो है वो तुम्हारे हाथ में, तुम अच्छी तरह से संभालना है इसे, बरोबर। तो ये एक तरह की जवाबदारी हो गई कि जिससे सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई, बॉस ने मुझे इतनी अच्छी जवाबदारी दी है, मैं काम अच्छी तरह से करूँगा। तो हर एक पर्सन को उनके नॉलेज टैलेंट के हिसाब से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि भाई बिजनेस में आपके कुछ पर्टिकुलर रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, कि बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, उसकी मेथड, कुछ रूल्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ये पर्टिकुलर होने चाहिए, कि जिससे बिजनेस में हर एक काम हमारी सोच के हिसाब से चल रहा है या नहीं वो चेक किया जाए। कि जैसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि भाई चलो बिजनेस में जो भी वर्कर्स आ रहे हैं वो इसी टाइम पे आ जाने चाहिए, सुबह 9 बजे सबकी एंट्री हो जानी चाहिए, तो भाई कोई लेट तो नहीं आ रहा है, बरोबर। तो ऐसा एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं उनमें, कि मैंने आज इतना काम दिया, ऑनर ने इतना काम दिया है वर्कर्स को कि एक दिन में होना चाहिए, तो क्या दिन के एंड में सबने बरोबर काम पूरा किया। तो ऐसे हर एक चीज़ में पर्टिकुलर डिसिप्लिन या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, ये हेनरी फेयोल ने बताया था। दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये दोनों समझो साथ में आते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन मीन्स ये कहलाता है
कि जहाँ पर बिजनेस में जो भी कमांड या ऑर्डर दिए जाते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर वे में होने चाहिए। कि जैसे भाई ये पर्सन है तो उसके अंडर ये काम कर रहा है तो यही इसको ऑर्डर देगा, दूसरा कोई नहीं। अब कोई एक वर्कर है, वो वर्कर जो है वो अगर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का जो है वो कमांड लेता हो तो वो वर्कर कभी भी काम नहीं कर पाएगा। जैसे बिजनेस में पता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट या जो भी हो उसमें। अब हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई एक ऑफिसर होगा, कोई एक हेड होगा। अब कोई एक अकेला वर्कर हो, वो परचेज डिपार्टमेंट का ऑफिसर उसे कहता हो तुम मेरा काम करो, सेल डिपार्टमेंट का ऑफिसर कहता हो नहीं तुम पहले मेरा काम करो, तीसरा कहता हो नहीं तुम पहले मेरा काम करो, तो वो वर्कर कभी भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। मतलब जो भी ऑर्डर दिया जाता हो वो कोई एक की तरफ से ही होना चाहिए और किसी एक को ही होना चाहिए। ठीक है ना, कोई एक की तरफ से ही जो है वो कमांड मिलना चाहिए। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी वही कहते हैं कि अगर बिजनेस में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई डेविएशंस आते हैं, कोई जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब उसका सॉल्यूशन भी किसी एक की तरफ से ही होना चाहिए। कि अगर कोई वर्कर को कोई काम नहीं समझ में आ रहा है तो वो तीन लोग अलग अलग सलाह देते हैं। वो कहेगा नहीं मेरे हिसाब से काम करो तो सही होगा, दूसरा कहेगा नहीं मेरे हिसाब से काम करो। तो ऐसा नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन भी किसी एक के थ्रू ही होना चाहिए। उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसे डायरेक्शन देना मतलब सही रास्ता दिखाना। अगर कोई वर्कर या कोई भी पर्सन बरोबर काम ना करता हो तो यूनिटी होनी चाहिए कमांड में एंड डायरेक्शन में। ऑर्डर भी कोई एक के थ्रू ही मिलना चाहिए सबको और हमेशा उसी के ही थ्रू। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन भी कोई एक के थ्रू ही होना चाहिए। सही बात है ना। देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दूसरा ये कहलाता है कि जो भी वर्कर्स होते हैं ना, जो इंडिविजुअल, यहाँ पे वो वर्कर्स कहलाए कि हर एक वर्कर का उनका इंटरेस्ट, उनका पर्सनल इंटरेस्ट वो बिजनेस के जनरल इंटरेस्ट के साथ जोड़ देना चाहिए। हर एक वर्कर जब बिजनेस में काम करने आता है तो वो इसके लिए नहीं आता कि भाई मेरी वजह से जो है वो ऑनर को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं उसको प्रॉफिट दिलवाने के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नहीं, हर एक वर्कर अपने मतलब के लिए काम करता है। कोई वर्कर होता है भाई मुझे घर खरीदना है, कोई वर्कर कहता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, कोई वर्कर कहता है मुझे बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस भरनी है। तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए, उसे इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए वर्कर को कि उसका इंटरेस्ट बिजनेस के जनरल इंटरेस्ट के साथ मिल जाए। कि बिजनेस का जो है वो मेन इंटरेस्ट या मेन समझो गोल है कि साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, बराबर, या 1 लाख रुपए की जो है वो प्रॉफिट करना है, जो भी हो ऐसे। तो उन इंडिविजुअल, उन वर्कर को ऐसे समझाया जाता है कि देखो अगर तुम अच्छी तरह से काम करोगे और अगर बिजनेस को जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद तुम्हें भी उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी जिससे तुम भी अपना घर खरीद पाओगे। तो मतलब बिजनेस का इंटरेस्ट को उसके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया ना, कि जिससे वो वर्कर और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा। तो इसीलिए हर एक के पर्सनल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के साथ सबॉर्डिनेट मतलब ज्वाइन कर देना चाहिए, बराबर ना। इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। फिर आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स भी कहलाता है सैलरी। हर एक वर्कर जितना काम कर रहा है उसे उसके हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। मतलब अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई ओवर टाइम कर रहा है, तो उसे ओवर टाइम के पैसे मिलने चाहिए। कोई वर्कर अगर छुट्टी कर रहा है, बराबर, तो उसके छुट्टी के पैसे कटने चाहिए। हाँ होता है, चलो भाई बिजनेस में कुछ छुट्टियां अलाउड होती है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा छुट्टियां कर रहा है तो उसके पैसे कटने भी चाहिए क्योंकि वो काम कम कर रहा है। कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, जिसको कम नॉलेज है तो उसको थोड़ी कम सैलरी मिलनी चाहिए। तो हर एक को उसके टैलेंट, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स ये कहते हैं कि भाई हमेशा ऑनर को ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना पावर हमें दूसरों को सौंपना है और कितना पावर अपने पास रखना है, बराबर। जैसे हमने आगे देखा डिवीजन ऑफ वर्क। अगर सभी पावर, ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी पावर अगर हम लोग दूसरों को सौंप देंगे तो फिर वो बिजनेस हमारे हाथ में रहेगा ही नहीं, वो तो फिर उनके हाथ में चला जाएगा। एज अ ओनर अगर मैं अपना सभी पावर, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी में वर्कर्स को सौंप दूँ, जाओ भाई करो आप लोग काम, आपको पूरी अथॉरिटी दे दी गई है, और मैं घर पे आराम करता रहूँ, तो काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पूरे जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क के साथ साथ कुछ हद तक सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए।
भले मैंने सामने वाले को पूरी जवाबदारी दी है कि जाओ भाई तुम करो अपने हिसाब से काम, लेकिन अगर वो काम गलत कर रहा है तो आखिरी पावर मेरे हाथ में है, ऑनर के हाथ में होना चाहिए कि अगर वो काम गलत कर रहा है तो उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी वापस छीन भी ले ली जाए। ठीक है, तो पूरा पावर दूसरों को ना सौंप कर कुछ पावर अपने पास भी होना चाहिए कि भाई बिजनेस का आखिरी डिसीजन तो ऑनर ही लेगा, ये सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है ना। उनके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मीनिंग भी इनकी तरह ही कहलाता है, यूनिटी ऑफ कमांड या डायरेक्शन की तरह, कि हमेशा बिजनेस में जो 3 लेवल्स होती हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल, तो उसमें वर्क हमेशा एक चेन वाइज होना चाहिए, स्केलर चेन, एक सिंगल चेन होनी चाहिए कि जो टॉप लेवल हैं वो मिडल लेवल को ऑर्डर देंगे, मिडल लेवल जो है वो बॉटम लेवल को ऑर्डर देंगे, और फिर जो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब उसकी जवाबदारी होती है फिर से, तो जो बॉटम लेवल है वो मिडल लेवल को जो है वो पूरी अपनी वर्किंग बताएंगे, आज मैंने इतना काम किया, और बॉटम लेवल टॉप लेवल को बताएंगे। तो एक चेन वाइज जो है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए बिजनेस में, उसे स्केलर चेन कहते हैं। एंड ऑर्डर, ऑर्डर भी इसकी तरह से ही आता है कि भाई ऑर्डर मीन्स भी वही कि ऑर्डर हमेशा कोई एक ही पर्सन के थ्रू मिलना चाहिए सबको, और एक जैसा ऑर्डर मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हम लोग बिजनेस में आए हैं तो आज कोई अलग जो ऑनर है या जो पार्टनर है वो ऑर्डर देगा, कल कोई दूसरा आके दूसरा ऑर्डर देगा, कोई कोई तीसरा आके तीसरा ऑर्डर देगा। ऐसे नहीं, ये ऑर्डर भी वर्कर को हमेशा कोई एक ही इंसान की तरफ से ही मिलना चाहिए, तो जिससे जिससे जो है वो वर्कर को काम करने में और क्या कह सकते हैं कि भाई समझने में भी इजी रहता है कि चलो एक ही इंसान रोज ऑर्डर दे रहा है तो हाँ भाई उसकी बातें हमें समझ में आती है तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। देन इक्वालिटी, बिजनेस में हमेशा हर किसी को इक्वल मानना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं मानना चाहिए कि भाई ये ऑनर है और ये वर्कर है, कि भाई ऑनर जो है वो पहले की तरह जैसे रूल ऑफ थंब आता था उसकी तरह अगर काम करे, नहीं भाई ये तो वर्कर है, इस पे तो भाई इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम पहले अपने बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं। बिजनेस में सब इक्वल होने चाहिए कि जितनी रिस्पेक्ट ऑनर को मिलती है उतनी ही रिस्पेक्ट वर्कर को भी मिलनी चाहिए, बराबर, ये इक्वालिटी बिजनेस में होनी चाहिए। देन स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर मतलब कि बिजनेस का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो वर्कर्स है ना वो वर्कर्स बिजनेस में स्टेबल रहें, स्टेबल रहे मतलब लंबे समय तक टिके रहें। हमें भी पता है कि भाई जिसका पर्सनल टेन्योर लॉन्ग होता है ना, मतलब अगर कोई वर्कर हमारे बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है ना, तो वो बिजनेस की एक स्पेशल एसेट बन जाता है। भाई ये इंसान मेरे यहाँ पर जो है वो 20 साल से काम कर रहा है, तो 20 साल से काम कर रहा है मतलब उसके बिजनेस की सभी चीज़ें उसे पता होगी, बरोबर, और वो बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट कहलाता है। इससे बिजनेस को भी फायदा मिलता है कि वो इंसान हमेशा ईमानदारी और अच्छी तरह से काम करेगा। नहीं तो अगर हर साल नए वर्कर्स को लेके आए तो हर साल पता है नए वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, उन्हें समझाना, वो उनकी मेथड वो सब अलग अलग होती है, तो वो बिजनेस को कभी भी बेनिफिट नहीं देगा। अगर एक ही वर्कर हमेशा काम करता रहेगा ना तो वो बिजनेस को बेनिफिट देगा। तो इसलिए मैनेजमेंट ऐसा करना चाहिए दैट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, हर एक पर्सन स्टेबल रहे, वो बिजनेस में जुड़ा रहे, ऐसे नहीं कि उसे नौकरी पसंद नहीं आ रही है वो छोड़ के चला जाता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। देन इनिशिएटिव, हमेशा वर्कर्स के इनिशिएटिव पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई वर्कर भले लो पोस्ट पे है लेकिन उसके मन में कोई आइडिया है कि भाई अगर जो है वो ऑनर ऐसा काम करेगा ना तो जिससे बिजनेस को फायदा होगा, तो ऑनर को फिर ऐसा प्राउड नहीं, ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं तुम तो वर्कर हो तो मुझे क्या सलाह दे रहे हो, नहीं। लेकिन अगर कोई छोटा ऑनर, छोटा वर्कर भी जो है अगर कोई नया इनिशिएटिव लेता हो, कोई नई मेथड बताता हो, कोई नई सलाह देता हो, कोई नई टेक्निक देता हो, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली ऑनर ही खुद को बड़ा मानता हो और उन वर्कर्स को एकदम छोटा मान लेता हो, ये सिचुएशन कभी भी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। उनके भी वर्क को इनिशिएटिव देना चाहिए, भाई उनको भी जो है वो क्या कहते हैं पहल करनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो आगे आकर। एंड देन फीलिंग ऑफ वननेस, बिजनेस में हमेशा फीलिंग ऑफ वननेस होनी चाहिए, ऑनर हो या वर्कर हो सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ बताया ना कि वर्कर के मन में कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि नहीं यार मैं तो यहाँ पर एकदम छोटी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, भाई मेन तो भाई ऑनर है। नहीं, यहाँ पे ऑनर वर्कर दोनों फ्रेंड्स की तरह काम करने चाहिए कि वर्कर को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिना डरे वो ऑनर को कह सके, और ऑनर को अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो बिना डरे अपने वर्कर्स को कह सके कि भाई ये काम ऐसे करो।
ठीक है, तो ये फीलिंग ऑफ वननेस उनमें होनी चाहिए। तो ये सब 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फेयोल ने दिए थे। और चैप्टर का आखिरी एक पॉइंट आता है, शॉर्ट पॉइंट ही है, मैंने यहीं पे ही लिखा है, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ हेनरी फेयोल का। यहाँ पर अलग से एक छोटा सा पॉइंट जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर। हमने पहले जो है वो फेडरिक टेलर के बारे में समझा, फिर हेनरी फेयोल के बारे में समझा, अब आखिरी एक पॉइंट आता है शॉर्ट में जो है पीटर एफ ड्रकर के बारे में। पीटर एफ ड्रकर जो कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट की रियल थॉट्स वो इन्होंने दी थी, इसी वजह से वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाते हैं। और इन्होंने क्या थॉट्स दी थी, इन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट उनमें क्या समझाया था कि मॉडर्न मैनेजमेंट उसे कहते हैं कि जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान न देकर लोगों के ऊपर भी ध्यान देना, बराबर, और सिर्फ लोगों के ऊपर ध्यान न देकर प्रॉफिट भी संभालना। ठीक है, मतलब दोनों को बैलेंस रखना कि जहाँ पर प्रॉफिट भी बिजनेस का अच्छी तरह से होना चाहिए और साथ में लोगों के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। लोग मतलब जो एम्प्लॉयज जो वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर। जैसे उन्होंने बताया था इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन एसेट्स, कि उन्होंने ह्यूमंस को एम्प्लॉयज़ को बिजनेस का एसेट बताया था, और उसे भी जैसे बाकी एसेट संभाली जाती है वैसे एम्प्लॉयज़ को भी उतनी अच्छी तरह से संभालना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। एंड देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था कि भाई जो भी मैनेजमेंट करो वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके बिजनेस का गोल क्या है उसके हिसाब से मैनेजमेंट करो, कि आपके बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स कुछ गोल्स तो होंगे ना, उनके अकॉर्डिंग हमेशा मैनेजमेंट करना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस, कि मतलब हमेशा हर वर्कर हर एम्प्लॉयज़ को भी उतनी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जिससे वो वर्कर खुद काम कर सकें अपना। ठीक है ना, तो ये जो थॉट्स थी ना ये मॉडर्न मैनेजमेंट की थॉट के जो किसने दी थी, पीटर एफ ड्रकर ने दी थी। ठीक है, तो आज जैसे हमने चैप्टर में ये सब समझा ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझा, अब वैसे ही इनके जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।